हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ बच्चों। जैसे लास्ट सेशन में हमने बहुत अच्छे से आपको सारी बातें फील कराई थी, वैसे ही आज भी हम बताने आ गए हैं आपको। लॉज ऑफ मोशन चल रहा था बच्चों। लॉज ऑफ मोशन में आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है फ्रिक्शन। जी सर, फ्रिक्शन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है, हम कैसे फील करते हैं, क्या क्या बातें होती हैं फ्रिक्शन के बारे में, कैसे प्रोड्यूस होता है, वो सारी बातें अपन फ्रिक्शन में आपको यहाँ फील कराने वाले हैं। ध्यान से बने रहेंगे मेरे साथ, लास्ट तक देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका एक शेयर किसी को फिजिक्स सिखा सकता है। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की कहानी फ्रिक्शन के साथ। बच्चों फ्रिक्शन क्या है, सबसे पहले इस बात को फील करते हैं। देखो बेटा, सिंपल सी बात है। फ्रिक्शन की कहानी कुछ ऐसी है, जैसे मान लो ये हमारे पास सरफेस है कोई, और इस सरफेस पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट यानी बॉडी के और इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, और उस अट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं अधेसिव फोर्स। जब हम इस बॉडी को मोशन में लाने का ट्राई करते हैं तो भैया वो अधेसिव फोर्स जो है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो उस चीज़ का अपोज करता है, उसको रोकना चाहता है। और इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे बच्चों, वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में कौन वर्क करने स्टार्ट हो जाएगा बच्चों? फ्रिक्शन वर्क करने स्टार्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं कि फ्रिक्शन आया नहीं। ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि बॉडी मोशन करेगी तभी उस पर फ्रिक्शन लगेगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बस एक्सटर्नल फोर्स लग जाए, मोशन में लाने के लिए फोर्स लग जाए, बॉडी टेंस टू मूव हो, मोशन करने वाली हो, मोशन करे जरूरी नहीं है, 1% जरूरी नहीं है, बस मोशन करने वाली हो, तुरंत उस पर कौन सा फोर्स वर्क करने लग जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करने उस पर लग जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो बस वही बातें अपन यहां लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में ही लिख रहे हैं, ड्यू टू अधेसिव फोर्स between body and surface, a force apply for oppose the relative motion between body and surface। और बेटा रिलेटिव मोशन में भी मैं एक बात और इंक्लूड करना चाहूंगा आपके लिए, और अच्छे से फील कराने के लिए। रिलेटिव से पहले आएगा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। मींस मोशन नहीं होगा, बस मोशन का सोचेगा। टेंडेंसी सोचना, वही जैसे आपकी टेंडेंसी है सक्सेस होने की, वैसे ही मोशन करने की जो टेंडेंसी होगी उसी का अपोज करेगा कौन? फ्रिक्शन। जब बॉडी रेस्ट में होगी तब भी फ्रिक्शन वर्क करेगा, जब बॉडी मोशन में होगी तब भी फ्रिक्शन वर्क करेगा, और ज्यादा फ्रिक्शन वर्क तब करता है जब बॉडी रेस्ट में होती है। समझ पा रहे हैं? तो फ्रिक्शन का रीजन क्या है बच्चों? फ्रिक्शन का बस सिंपल सा रीजन है ड्यू टू अधेसिव फोर्स। ये जो अधेसिव फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, इन अधेसिव फोर्स की वजह से जो बॉडी के मॉलिक्यूल और सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अप्लाई होते हैं, इन अधेसिव फोर्स की वजह से ही बॉडी को के मोशन को, रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन यूज होता है। क्लियर? अब फ्रिक्शन कभी तो बॉडी के मोशन को अपोज करता है, जैसे मान लो बॉडी चल रही है इधर तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। लेकिन जब हम एक पुली से दूसरी पुली पर मैकेनिकल ट्रांसफर करते हैं, जैसे मान लो ये छोटी सी पुली है,
ये बड़ी वाली पुली है, तो इससे अगर हम ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं टन टनाटन करते हुए, तो यहाँ फ्रिक्शन ही तो इसको मोशन कराएगा बेटा। तो यहाँ फ्रिक्शन अब सपोर्ट करता है, तो वर्क बाय फ्रिक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव हो सकता है। और अगर स्मूथ सरफेस है तो वहाँ फ्रिक्शन वर्क ही नहीं करेगा, तो वहाँ वर्क बाय फ्रिक्शन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो बच्चों वही वाली बात अपन यहाँ लिखने वाले हैं यहाँ पर आपके सामने कि भाई वर्क बाय फ्रिक्शन may be पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है वर्क बाय फ्रिक्शन। क्या बात क्लियर है? तो अब तक हमने आपको बताया फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस हुआ और वर्क बाय फ्रिक्शन क्या है। अब हम आगे इसमें और फील कराते हैं आपको, तो अब हम आपको फील कराएंगे इसमें नेक्स्ट। अगर हम आपके साथ साथ बोलेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं पॉइंट नंबर सी में, वो है बेटा कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट टू मोशन और एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन की बात को फिनिश कर दो इसी बात से कि फ्रिक्शन कहां लगेगा, जिधर बॉडी मोशन करनी चाहेगी उसके अपोजिट। जैसे मान लो ये सरफेस है और इस सरफेस पर ये कोई बॉडी रखी है, इसको मोशन कराने के वास्ते मैंने इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स इधर होगा तो मोशन भी इधर होगा और मोशन इधर होगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन वर्क करेगा बच्चों, फ्रिक्शन वर्क करेगा। तो फ्रिक्शन मैंने बताया ना कि मोशन का अपोज करेगा। ऐसे ही और बात फील करो, मान लो एक और बात समझो, इसके ऊपर मैंने एक बॉडी रख दी है ये वाली m1 मास की। अब आपको पता है कि जब एक्सेलरेशन होगा तो ये पूरा सिस्टम इधर जाएगा। जी सर, तो इस पर जो फोर्स लगेगा ma वो किधर लगेगा, पीछे। हमने पढ़ा है कि m1 जो ma होता है वो हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो तो इधर मूव करना चाहेगा ना बेटा, और जब वो इधर मूव करना चाहेगा बच्चों तो फिर आप समझ पा रहे हो कि इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बेटा, इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे। तो नीचे वाली बॉडी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे, और दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, आगे, क्योंकि ये इधर आगे इधर मोशन करना जाएगा तो इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा। ये आगे की तरफ मोशन करेगा, इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। देखो बेटा दोबारा समझो, जो m2 मास है वो फॉरवर्ड मोशन करेगा तो उस पर फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा, और जो m1 मास है वो ma की वजह से बैकवर्ड मोशन करेगा तो उस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा। समझ पा रहे हैं? ये है बात। हर बॉडी पर फ्रिक्शन अलग अलग डायरेक्शन में लगता है, वो डिपेंड करता है कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या सोचना। अब जैसे मान लो ये मैंने आपके लिए एक वॉल बनाई है, दीवार, और इस वॉल यानी दीवार से बच्चों मैंने आपके लिए एक ऐसे करके ब्लॉक को ऐसे सटा के रखा हुआ है इससे। अब फील करना है जरा आपको पता है कि ये m मास की अगर बॉडी होगी तो इस पर mg किधर लगेंगी बच्चों, माजी नीचे लगेंगी। और सर जब इस पर माजी नीचे लगेंगी तो फिर उस कंडीशन में आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये बॉडी किधर मूव करना चाहेगी बच्चा, नीचे। और जब ये नीचे मोशन करना चाहेगी बच्चा तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा मेरे भाई, इस पर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। तो आप लोग समझ पा रहे हैं ना, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है फ्रिक्शन। क्लियर?
समझ पा रहे हैं ना आप लोग सारी बातें, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन से रिगार्डिंग बातें हैं जो आपको फील करनी है बहुत अच्छे से। इज दैट क्लियर? आई होप सो कि नो प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ते हैं आपको लेकर, ये सारी बातें हमने डायरेक्शन के बारे में बताई हैं। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रॉफिट ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शंस के प्रॉफिट क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, फ्रिक्शन कहाँ क्यों जरूरी है, फ्रिक्शन से क्या ऐसा होता है जो ये जरूरी है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉफिट ऑफ फ्रिक्शन में बच्चा सबसे पहली बात तो नंबर ए यही आएगा कि वी कैन वॉक ऑन रफ रोड इजीली। हम रफ रोड पर इजीली वॉक कर सकते हैं। वो किसकी वजह से पॉसिबल है बेटा? फ्रिक्शन की वजह से। जैसे ये मेरे पैर हैं तो मैं ऐसे लगाऊंगा एक्शन और मेरे जो सरफेस है वो मुझे क्या देगी? रिएक्शन देगी, और उसकी वजह से मेरे पैर स्लिप नहीं करेंगे, वो इस पर आराम से वॉक करा सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है मेरे भाई? फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है। समझ पा रहे हैं? हम जो चल सकते हैं रोड पर फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है। नंबर बी, वी कैन राइट। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो एक्शन का रिएक्शन नहीं मिल पाएगा ना मेरे फुट को, और जब एक्शन का रिएक्शन नहीं मिल पाएगा तो फिर मेरे कदम आगे कैसे बढ़ेंगे? तभी तो बोला है कि मंजिलें तो हमेशा रफ सरफेस पर ही मिला करती हैं। रफ मतलब मुसीबतें, मंजिलें तो हमेशा कांटों के सरफेस पर मिला करती हैं। चिकने सरफेस पर तो लोग फिसल जाया करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये वाली बात है, वी कैन राइट ऑन बोर्ड। हम बोर्ड पर जो लिख पाते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। अगर स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्मूथ बोर्ड होगा तो उस पर पेन टिकेगा ही नहीं, उस पर चौक से लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड बाय मार्कर और चौक, सही है ये वाली बात। नंबर सी, मैकेनिकल ट्रांसफर बिटवीन पुली। पुली के बीच में फ्रिक्शन की वजह से ही मोशन का मैकेनिकल ट्रांसफर हो पाता है बच्चों। जैसे मान लो ये छोटी वाली पुली है और ये बड़ी वाली पुली है। अब ये जो छोटी वाली पुली है बेटा, इससे ऐसे ट्रांसफर होगा, तो ये ऐसे घूमेगी तो फिर ये इसको ऐसे भी घुमाएगी। ये जो बेल्ट लगाते हैं आपने देखा होगा आटा चक्की, या फिर यार आटा चक्की छोड़ो यार, हर गाड़ी में मिलेगा आपको। ये छोटी वाली पुली से बड़ी वाली पुली पर ट्रांसफर होता है, एक बेल्ट डाली जाती है उससे ट्रांसफर होता है। हाँ, बेल्ट और पुली के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए, उसके लिए हम लुब्रिकेंट वगैरह वैसी चीज़ों को भी यूज़ कर लेते हैं जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए। क्योंकि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिसल जाएगा, स्लिप हो जाएगा और इसका मशीन का ट्रांसफर इसमें नहीं हो पाएगा। तो ये सब फ्रिक्शन के ही आपके प्रॉफिट हैं, एडवांटेज हैं कि फ्रिक्शन क्यों जरूरी है, ये वाली बात है। फ्रिक्शन जरूरी भी है, आप देख पा रहे हैं, बिना फ्रिक्शन के ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं, फ्रिक्शन के प्रॉफिट हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन के लॉस क्या क्या हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है लॉस ऑफ फ्रिक्शन। लॉस ऑफ फ्रिक्शन। तो लॉस ऑफ फ्रिक्शन में क्या होगा बेटा जी? लॉस ऑफ फ्रिक्शन में हम आपको फील कराने वाले हैं। सबसे पहले तो यही है कि पार्ट्स ऑफ मशीनरी बिकम वेरी हॉट। मशीनरी के जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, उसकी वजह से कभी कभी स्पार्किंग की वजह से फायर भी हो जाती है। नंबर बी,
एफिशिएंसी ऑफ मशीन रिड्यूस्ड, मशीन घिसकर उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, ये इसका ही पार्ट है। नंबर सी, अब इसके लिए यूज क्या करते हैं, तो फॉर रिड्यूस द फ्रिक्शन वी शुड use of lubricant, ball bearings, etc। तो भाई फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट जैसे ग्रीस वगैरह है, कैस्ट्रोल एक्टिव है, मोवी ऑयल है, इनका यूज करते हैं, और बॉल की बेरिंग्स का यूज करते हैं। बॉल बेरिंग्स समझ पा रहे हैं, जैसे ये बेरिंग होती है ना, इस तरीके से आपने देखा होगा, जो जितनी भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं सब में आपको यही पाएगा ना, ऐसे करके उसमें लगा होता है ये अब इसमें ऐसे करके हम उसको फंसा देते हैं, तब वो चलता है। चूंकि ये स्पेरिकल है ना बॉल, तो ये इनमें रोलिंग फ्रिक्शन होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है। किसी बॉडी को लुढ़काना सबसे आसान होता है ना बेटा, तो इसीलिए तो भाई वहाँ पर रोल कराना सबसे ईजी होता है। तो ये बॉल बेरिंग्स का यूज फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए किया था। अब सोचो, मतलब टायर अगर ऐसे घिसते हुए चलते तो यार कितने दिन में घिस जाते, वो 10-5 किलोमीटर में घिस जाते ना, तो वो घूमते हैं। समझ पा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यार ये तो, है ना। तो ये सारी बातें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में खूब ज़्यादा यूज होने वाली बातें हैं, ऐसी जनरल बातें हैं जिनको हम रोज़ देखते हैं अपने साथ। तो मैंने अब तक आपको बताया फ्रिक्शन क्या है, वर्क बाय फ्रिक्शन क्या है, प्रॉफिट क्या है फ्रिक्शन के, लॉस क्या है फ्रिक्शन के, ये सारी बातें अपन ने पढ़ी हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं। आप फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा जी स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को Fs से रिप्रेजेंट करते हैं, Fs से। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है बेटा, इफ अ बॉडी is in rest after applying external force on it, then static friction work on it। हाँ भाई, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो बहुत इजी बात है बेटा। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई सरफेस है और इस सरफेस पर एक बॉडी है m मास की। हमने इस बॉडी को चलाने के वास्ते, इस बॉडी को मोशन में लाने के वास्ते बेटा जी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर भी बॉडी अभी भी किस में है, रेस्ट में। तो बेटा जी वो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ गया, वो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ गया, वो फ्रिक्शन में चला गया। कौन से वाले फ्रिक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन में। भाई कितनी सिंपल सी बात है कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, न्यूटन बाबा क्या कहकर मरे थे, मरते टाइम उन्होंने क्या बोला था बच्चों, कि कोई बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी मोशन करेगी। यस सर, लेकिन यहां जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और बॉडी ने मोशन नहीं किया, तो वो फोर्स कहां गया,
क्या ऐसा जरूरी है कि आप फोर्स लगाओ तो मोशन हो? मान लो हाथी खड़ा है, उस पर आप कितना भी पुश करना वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। ट्रक खड़ा है, उसको आप पुश करोगे, फोर्स लगाओ तो क्या वो हट जाएगा? खींचोगे तो क्या खिंच जाएगा ट्रक? क्यों नहीं? वहां आपका एक्सटर्नल फोर्स कहां गया? सर आपका जो भी एक्सटर्नल फोर्स है मेरे बच्चों, वो किस में चला गया? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में चला गया। कृपया ध्यान दें, जब भी बॉडी एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी अगर मोशन ना करे तो वो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वो किस में पहुंच जाएगा बेटा? एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ओ माई घोस्ट, इसका मतलब तो ये हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं होती। जी सर, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बॉडी या सरफेस पर भी डिपेंड नहीं करती बच्चा, वो डिपेंड करती है एक्सटर्नल फोर्स पर। जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया 5 न्यूटन, बॉडी ने मोशन नहीं किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन हो जाएगा। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया 10 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है सर? अरे मोशन कराने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसी को एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं आजकल। हाँ, तो अगर आपने लगाया 20 न्यूटन फोर्स, बॉडी ने मोशन नहीं किया, तो फिर वो 20 न्यूटन भी किसके इक्वल हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा। जब तक एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को मोशन ना करा दे तब तक वहां एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल ही होता रहेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? और जब स्टैटिक फ्रिक्शन, जब मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा, फिर वर्क करेगा कौन? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ पा रहे हैं? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो बिल्कुल फिक्स है, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगी, क्योंकि वो तो तभी अप्लाई होता है जब फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी किस में रहती है? रेस्ट में। तो सर कभी तो बॉडी मोशन करती होगी, कोई तो ऐसी वैल्यू होगी एक्सटर्नल फोर्स की जिससे बॉडी को मोशन में लाया जाए। यस सर, बिल्कुल होती है। अब अपन उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो अपन लगाने वाले हैं वो क्या रहने वाली है बच्चों? वो रहने वाली है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एफ एस मैक्सिमम, ऐसे लिख देता हूं मैं। तो ऐसे क्यों लिख रहे हैं सर इसको एफ एस मैक्सिमम? क्योंकि बेटा जी पॉइंट नंबर ए में लिख रहे हैं इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स नहीं था, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू के इक्वल हो रहा था, उसकी मैक्सिमम वैल्यू फिक्स होती है। और वो मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड वो तो भैया एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करते थे। इट डिपेंड ऑन बॉडी एंड सरफेस। सर ये जो है ये बॉडी और सरफेस वगैरह पर डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन हां ये बॉडी और सरफेस एंड नॉर्मल, जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, उन पर ये डिपेंड करता है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? इसकी वैल्यू होती है एफ एस मैक्सिमम की। कोई तुमसे कहे क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम फिक्स होती है, तो आप कहना ना, वो तो एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करती है। तो फिर किसकी वैल्यू फिक्स रहती है बॉडी के लिए? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। यू नो लिमिटिंग फ्रिक्शन,
It is the limit of friction. It means that the limiting friction has maximum value in all over frictions. जो बॉडी के नेचर और उसके मास पर, सरफेस के नॉर्मल पर, इन सभी पर डिपेंड करती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो एफ एस मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चा? म्यू एस एन, ये हो जाएगा बेटा जी। यहां पर एन क्या है? एन तो वही है बच्चा, नॉर्मल। खूब अच्छे से पढ़ाया इसके बारे में। एन क्या है आपको? नॉर्मल। पहले भी आपको पढ़ाया था, नॉर्मल का मीन्स होता है बेटा परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। जिस सरफेस पर बॉडी रखी है उसके परपेंडिकुलर। खूब अच्छे से फील कराई है नॉर्मल की बातें। देखो, जैसे मान लो ये सरफेस है और एम मास की बॉडी यहां है मेरे भाई, तो भाई माँ जी कहाँ लगेंगी? यहां पर। जी सर। तो नॉर्मल कहाँ लगेगा फिर? यहां लगेगा सर। तो नॉर्मल यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा? माँ जी के इक्वल हो जाएगा। लेकिन क्या सर हमेशा नॉर्मल माँ जी के इक्वल होगा? ना, बिल्कुल नहीं होगा। देखो हाँ पर, ये देखो आप लोग ऐसे टनटना टन टन टनटारा करते हुए एम मास की बॉडी यहां पर है। अब आप यहां फील करके दिखाओ मुझे। छी छी, ये देखो यहां पर, ओहो ओ माई घोस्ट की दुकान। ये देखो, ये माँ जी अब यहां लग रही हैं अपने पास। इधर कौन सा एंगल हो जाएगा बच्चा? ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो दिस इज माँ जी कॉस थीटा एंड दिस विल बी नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है यार? नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, बॉडी के परपेंडिकुलर नहीं। अब देखो सरफेस ऐसी है, इस वाले केस में सरफेस ऐसी है तो ये है। अब इस केस में सरफेस आपने ऐसे कर दी तो ऐसे हो गया, इसमें ऐसे कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहां नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा? यहां नॉर्मल हो जाएगा एम जी कॉस थीटा के इक्वल। और बेटा जी अगर आपने ऐसे कर दिया, ये हमारे पास कोई वो है और यहां हमने एम मास की बॉडी को इससे ऐसे चिपका रखा है। अब इस केस में आप फील करोगे तो बहुत मजा आएगा आपको। इस केस में माँ जी तो यहां लग रही हैं। जी सर। अब माँ जी जब यहां लग गई हैं मेरे बच्चों, और इसको ऐसे रोकने के लिए इधर मैंने एफ फोर्स लगाया है, तो यहां नॉर्मल की वैल्यू माँ जी नहीं है, नॉर्मल की वैल्यू क्या है? यहां पर एफ है। क्योंकि नॉर्मल क्या है यार? नॉर्मल है सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स, उसको बोलते हैं नॉर्मल। वो mg भी हो सकता है, mg cos थीटा भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं आप लोग ये वाली बात? तो चलो ये वाली बात हो गई। अच्छा ये क्या है सर? म्यू एस क्या है यहां पर? म्यू एस को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सर ये किस पर डिपेंड करता है? ये सर छी, ये डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ सरफेस। ये सरफेस के नेचर पर भी डिपेंड करता है। सरफेस के नेचर पे भी क्या? सरफेस के नेचर पे ही डिपेंड करता है ना। सरफेस रफ होगी तो म्यू एस की वैल्यू ज़्यादा होगी, सरफेस थोड़ी स्मूथ होगी तो म्यू एस की वैल्यू कम होगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी तो लगभग 0 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो जो सरफेस है ना बच्चा, उस पर डिपेंड करता है कौन? म्यू एस। तो आप लोगों यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं, है ना सर? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की बातें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को। अब हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि हमने सर लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्यों पढ़ा। सर सिलेबस में था इसलिए पढ़ा। हाँ वो तो है ही यार, इसके अलावा भी है। इसके अलावा इसी से तो पता चलेगा, यही तो बताएगा कि बॉडी मूव करेगी या बॉडी मूव नहीं करेगी। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके और अच्छे से नोट्स रेडी कीजिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इस बात को भी फील कीजिएगा जो हमने आपको नॉर्मल की बात यहाँ फील कराई है कि नॉर्मल क्या है?
परपेंडिकुलर फोर्स टू द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। ओके, तो आप इसको भी फटाफट से फील कीजिएगा, नोट कीजिएगा इसको भी। अब हम बात करते हैं आगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की कहानी क्या क्या है। तो यहां इस बात को सॉल्व करने के लिए हम अदालत में इसको घसीटते हैं, मींस इस पर केस कर देते हैं। तो केस नंबर 1 क्या है वो फील करो बच्चों। केस नंबर 1 आपके सामने ये है कि इफ एफएस मैक्सिमम यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। जो हम फोर्स लगाएंगे बॉडी को मूव कराने के लिए उससे ज्यादा है या उसके इक्वल है, कौन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। देन तो उस केस में बेटा जी आप क्या बोलोगे? उस केस में आप बोलोगे बॉडी विल नॉट मूव। तो बॉडी मूव नहीं करेगी, और जब बॉडी मूव नहीं करेगी बच्चों तो फिर अब मेरी इस बात को समझो कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा? जब मूव ही नहीं कर रही है भैया तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा? 0। और जब बॉडी रेस्ट में रहेगी तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन लगेगा उस पर? फ्रिक्शन कौन सा वाला लगेगा बच्चों उस पर? फ्रिक्शन उस पर लगेगा सर स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा वाला फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। और मैंने क्या बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो फिक्स ही नहीं होती, वो किसके इक्वल होती है बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स के ही इक्वल होती है। तो ये वाली बात है। तो तब भी जब भी आपसे ये पूछें क्वेश्चन में कि बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट में है। क्योंकि रेस्ट में है तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है जो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल ही होता है, और अगर बॉडी मूव कर रही है तो फिर वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करता है। उसकी वैल्यू अपन आगे फाइंड करेंगे। पहले तो अभी हमने केस नंबर 1 फील किया है यहां पर। अब हम बात कर रहे हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या फील करने वाले हैं बेटा? वही जो हम अभी आपको सिखा रहे थे कि इफ एफएस मैक्सिमम यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो लेस देन है एक्सटर्नल फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कम है, देन बॉडी विल मूव। तो फिर बॉडी क्या करेगी? मोशन करेगी। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर कौन सा वाला फ्रिक्शन वर्क करेगा बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ के एफ के विल अप्लाई। ओके, अब कौन सा फ्रिक्शन वर्क करने लगा है? काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के वर्क करने लगा है। सर काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन। ये होता है, एन तो वही है जो मैंने आपको बताया नॉर्मल होता है, और म्यू के क्या है सर? यहाँ पर म्यू के है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब के आ गया है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता। ये बेटा म्यू एस और म्यू के दोनों की जो वैल्यू हैं वो सरफेस के नेचर पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, सरफेस है, और इस सरफेस पर अपन ने एक बॉडी को बनाया है। ये बनाया बॉडी देखो बेटा, एम मास की बॉडी है। तो अगर हम इस पर इधर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन से, तो इस पर पीछे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? फिर सर इस पर एक तो पीछे वर्क करेगा कौन? काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको एफ के बोलते हैं, और एक वर्क करेगा सर इस पर एम ए वर्क करेगा।
तो अगर हम इस कंडीशन में आपको फील कराएंगे तो आपको पता चलेगा ma प्लस एफ के इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। यहां से एक ही वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, एक्सलरेशन क्या हो जाएगा बॉडी का, एक्सटर्नल फोर्स माइनस एफ के अपॉन एम। यहां से ये हो जाएगा बेटा। जी सर, तो आपने देखा इस तरीके से आप एक्सलरेशन ऑफ बॉडी फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सी कहानी है यहां पर। ओके, तो ये सारी बातें मैंने आपको सिखाई हैं, किस तरीके से चीजें बनती हैं और क्या क्या आप यहां पर अप्लाई करके कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा अब यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन फील करा के दिखाता हूं, इस बात से आप लोग फील करेंगे उस क्वेश्चन के साथ। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि ये मैंने सरफेस बना रखा है एक, और इस सरफेस पर एक बॉडी है, ये है बेटा 10 kg की, और बेटा यहां जो म्यू दे रखा है म्यू एस 0.6, म्यू के दे रखा है 0.4, और बेटा इसको यहां खींचने के लिए हमने 6 न्यूटन का, या लिख लो तो 4 न्यूटन का एक फोर्स लगाया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एंड रिड्यूस फ्रिक्शन फ्रिक्शन कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा बॉडी का। तो बेटा एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, तो पहले हमें ये तो पता चले कि बॉडी मोशन कर रही भी है या नहीं, और फ्रिक्शन भी निकालना है तब भी हमें यही पता चलना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि जब बॉडी रेस्ट में होती है तो फ्रिक्शन अलग होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब बॉडी मोशन में होती है तो फ्रिक्शन अलग होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो सबसे पहले अपन को यह पता चलना चाहिए बच्चा कि वही बॉडी मूव करेगी या नहीं, और उसकी जानकारी कौन देगा आपको, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फाइंड करो लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस एन। यहाँ एन कहाँ हो जाएगा बच्चों, ये, और नीचे कौन हो जाएगा उसके लिए 10g। तो बोलो फिर कितना आ जाएगा, म्यू एस की वैल्यू है 0.6, g की वैल्यू मास 10, ये हो गया 10। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये तो 60 न्यूटन आ गया। ओ माई घोस्ट, ये तो 60 न्यूटन है, और एक्सटर्नल फोर्स कितना है बच्चों, ओनली एक्सटर्नल फोर्स तो ओनली 4 न्यूटन है। तो आप देख पा रहे हैं, क्या बोलोगे अब नेक्स्ट लाइन से, हेयर एफ एस मैक्सिमम इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स। और उसके बाद क्या बोलोगे, उसके बाद फिर बोलना देन बॉडी विल नॉट मूव। और जब बेटा जी बॉडी मूव नहीं करेगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ओके, और एक और बात, अब आपसे कोई पूछे यहां पर कि सर फ्रिक्शन क्या होगा, तो फ्रिक्शन के नाम पर कौन सा फ्रिक्शन होगा, जब बॉडी रेस्ट में ही है तो फिर तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और सर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वली हो जाता है, और वो कितना होगा इस क्वेश्चन में, 4 न्यूटन होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो बॉडी ने मूव नहीं किया था, और इसका हमें एविडेंस मिला था किससे, इससे
कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कम थी और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा थी। बॉडी ने मूव नहीं किया, बॉडी ने जब मूव नहीं किया तो फिर उसका एक्सलरेशन क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। और फिर उस पर कौन सा फ्रिक्शन वर्क करने लगा था, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करने लगा था। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होता है उसी के इक्वल होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, इस टाइप के वेरिएशंस को अच्छे से फील करेंगे। अभी हम फ्रिक्शन में आपकी एक और क्लास और लेंगे जिसमें हम आपको यहाँ आज हमने फ्रिक्शन के आपको पूरे कॉन्सेप्ट को फील कराया है और कल नेक्स्ट क्लास में हम आपको फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराएंगे। फ्रिक्शन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सब फील कराएंगे और फिर फ्रिक्शन आपका फिनिश हो जाएगा और लॉज ऑफ मोशन भी फिनिश हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें सेशन को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको जुड़ सकें और प्रॉफिट ले सकें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को फिजिक्स सिखा सकता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, इसी तरीके से हंसते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।